हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 72 बीपीएससी पीटी 2026 के लिए नया वाला जो घटना चक्र बुक है, न्यू घटना चक्र बुक 2026 से बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के जितने भी प्रश्न बीपीएससी के एग्ज़ाम में 38वीं बीपीएससी से लेकर के 71वीं बीपीएससी तक में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बीपीएससी 2026 घटना चक्र, और देखिए इसमें 71वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 38वीं से लेकर के 71वीं तक में वो सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो इसी बुक से हम लोग बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के सारे प्रश्नों को 72 बीपीएससी पीटी 2026 के लिए डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। और बीपीएससी में प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट भी होते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो 72 बीपीएससी 2026 से रिलेटेड अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जीव विज्ञान, और देखिए जो नया वाला बीपीएससी का घटना चक्र बुक आया हुआ है 2026 वाला, उसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। तो पहला चैप्टर है हमारा आज का जीव विज्ञान की उपशाखाएं। चलिए सब लोग आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। और देखिए प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि ये प्रश्न किस वर्ष बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये 93 से 55 बीपीएससी प्री 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए सब लोग आंसर बताते चलेंगे कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो देखिए जेनेटिक्स हिंदी में बोले तो अनुवांशिकी, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, अनुवांशिक विविधता तथा वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है। यह वंशानुक्रम के सिद्धांतों और उसके व्यवहारों से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुवांशिकता और विविधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। तो अभी मैंने बताया आपको, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुवांशिकी को। नेक्स्ट है हमारा कि मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है। मनुष्य में जो है लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है वंशागति, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इनहेरिटेंस कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। देखिए एक ही प्रश्न को घुमा फिरा करके बार बार पूछा गया है, तो इसको अनुवांशिकी बोला जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है, बताइए सब लोग। तो देखिए ये आपका है पक्षियों का अध्ययन जो है, ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन, ठीक है ना, पक्षियों का अध्ययन, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि पोमोलॉजी जो है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। पोमोलॉजी, तो फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों तथा उनकी कृषि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो ये है आपका पादपकारिकी, जिसको कि प्लांट फिजियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। हड्डियों की पढ़ाई, तो फ्रेंड्स देखिए ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑस्टियोलॉजी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन क्या है, बताइए कीट संवर्धन क्या है। तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, ठीक है ना। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला चैप्टर आ गया जैव विकास। पहला प्रश्न है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स ये आपका उत्परिवर्तन है, ठीक है ना, उत्परिवर्तन है।
ध्यान रखिएगा उत्परिवर्तन। क्लियर, उत्परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांतों को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। और आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विविधताएं बढ़ जाती है और इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग, बताइए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य का, तो ये क्रो मैग्नन मनुष्य है। ठीक है ना, कौन सा है, क्रो मैग्नन मनुष्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। ठीक है ना, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है विकास का मुख्य कारक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है कि विकास का कारण है तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, और यहाँ पर देखिए प्राकृतिक चयन यहाँ पर आंसर होगा इसका। तो दोनों आप ध्यान रख लीजिएगा, दोनों प्रश्न देख लीजिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आर्कियोपेटेरिक्स क्या है। तो आर्कियोपेटेरिक्स जो है ना, ये जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ठीक है ना, और इसे पक्षी एवं सरीसृप के मध्य की कड़ी माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है, इसमें से बताइए। तो देखिए अगर हम बात करें तो टोड जो है ना, टोड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उभयचर वर्ग से संबंधित है, जबकि मगरमच्छ, सरीसृप और मछली पीसीज वर्ग के से संबंधित है। इस प्रकार से देखिए तो ये तीनों जो है गर्म खून के प्राणी हैं, ये तीनों जो है गर्म खून के प्राणी नहीं हैं। ठीक है ना, इसीलिए विकल्प ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला चैप्टर आ गया वर्गीकी। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बताइए। तो पहले व्यक्ति कौन थे, तो फ्रेंड्स ये थे आपके एपी डी कंडोल। ठीक है ना, अगस्टिन पायरमस डी कंडोल इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्होंने ही जो है टैक्सोनॉमी शब्द को प्रथम बार गढ़ा और पौधों की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति विकसित की। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 71वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है 2025 में। देखिए लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, बताइए। तो लाइकेन में जो है शैवाल और कवक रहते हैं, कौन, शैवाल और कवक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शैवाल और कवक जो है एक साथ रहते हैं और इसे म्यूटलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर शैवाल और कवक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, तो जिसे कहते हैं अभी मैंने बताया है ये जो है म्यूचुअलिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। संवहनी पौधों को चुनना है, तो संवहनी पौधे इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये फर्न हो जाएगा। फर्न एक पुष्प रहित संवहनी पौधा है। ठीक है ना, संवहनी पौधा उन पौधा को कहा जाता है जिनमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए जो है लिग्निफाइड टिश्यू होते हैं। ठीक है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है, माइकोराइजा संबंध में पौधों का लाभ है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका सुरक्षा और भोजन दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये भी 71वीं बीपीएससी में ही प्रश्न पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है। स्पाइरोगाइरा जो है निम्नलिखित शैवालों में से किसका एक उदाहरण है, तो ये हरा शैवाल का उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरा शैवाल। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण इसमें से पूछा गया है कि कौन सा है शैवाल का उदाहरण, तो ये आपका डायटम है। डायटम एकल कोशिका वाला शैवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो सबसे बड़ा संघ जो है ये आपका ऑर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है। तो देखिए संघ इकाइनोडर्मेटा विशेष रूप से समुद्री जीव होते हैं। ये बहुकोशिकीय उपस्थित जीव हैं जिनमें अच्छी तरह से विकसित अंग प्रणालियाँ होती हैं। अधिकांश इकाइनोडर्म का आकार तारे जैसा होता है तथा ये बेलनाकार होते हैं। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा इनमें सिलोमिक गुहा होती है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी होता है। ये गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि सिलोमिक गुहा भी होता है और इसमें विशिष्ट जो है संवहन नाल तंत्र भी होता है। ठीक है ना, और विशेष रूप से जो है ये एक तरह से बात करें तो समुद्री जीव भी है। चलिए लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त कणिका विहीन, तो फ्रेंड्स ये केचुआ हो जाएगा। ठीक है ना, केचुआ, इसमें जो है लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये आपका माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है, माइकोप्लाज्मा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। बताइए, तो कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, क्या नहीं पाया जाता है, विभिन्न कारणों से अब इन्हें पादप जगत में भी नहीं रखा जाता है। हालांकि पहले इन्हें पादप जगत में रखा जाता था। कवक पौधे नहीं होते हैं, ये जीवों का एक अलग जगत है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा फ्रेंड्स हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि लगभग 300 प्रश्न हम लोग कवर करने जा रहे हैं। देखिए जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि, तो वे श्वसन नहीं कर पाती हैं, वे श्वास नहीं ले पाती हैं इसीलिए। ठीक है ना, और मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं जो कि मुख्यतः जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं। बताइए, तो ये पहचानते हैं आपका गंध से। ठीक है ना, गंध से ये पहचानते हैं। ये गंध युक्त रसायन फेरोमोन्स होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन, तो डॉल्फिन को जो है स्तनी वर्ग में जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण हैं। मेढक और टोड जो है ये आपके अनुरा वर्ग के उभयचर के उदाहरण है। अनुरा वर्ग की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें 4 पाद पाए जाते हैं। इनका पिछला पाद अगले पाद की तुलना में लंबा और मजबूत होता है जिससे उन्हें छलांग लगाने में सहायता मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रायोफाइटा में जो है बीजाणु मातृ कोशिका होती है। तो ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है। ठीक है ना, और ब्रायोफाइटा में मॉस और लिबरवर्ट आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विगुणित। चलिए अगला चैप्टर आ गया कोशिका। देखिए जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई बताइए। तो फ्रेंड्स ये सेल ही तो है। ठीक है ना, क्या है ये, कोशिका है। ध्यान रखिएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका। अच्छा, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है यानी कि पावर हाउस। तो कोशिका का पावर हाउस शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लाइकेन, जीवाणु तथा शैवाल में एंजाइम उपस्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए लाइकेन, जीवाणु और क्या दिया है, शैवाल। ठीक है ना, और वायरस की बात करते हैं तो देखिए वायरस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जो है वायरस से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है विष या चिपचिपा तरल पदार्थ। और ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। सामान्यतः विषाणुओं में एंजाइम जो है अनुपस्थित होता है, सामान्यतः अगर बात करते हैं, किंतु कुछ विषाणुओं जैसे कि रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम भी पाया जाता है। सामान्यतः इसमें जो है एंजाइम नहीं होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि रेट्रोवायरस इन सब में एंजाइम पाया जाता है। ठीक है ना,
और लाइकेन जीवाणु और शैवाल में एंजाइम उपस्थित होते ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, और यही बुक में भी दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो ऑब्वियसली ये वाटर है, जल है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से देखिए खाली स्थान दिया गया है, आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्ध पारगम्य होती है ये, और ये कोशिका के अंदरूनी भाग से बाहरी वातावरण को अलग करती है तथा कोशिका को संरचनात्मक सहायता भी प्रदान करती है। उसके बाद देखिएगा कि अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। अस्थायी ऊतक, वे ऊतक जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं और विभाजन की क्षमता खो चुके होते हैं, उन्हें ही अस्थायी ऊतक कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है, बताइए। तो देखिए पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी होती है। पौधे में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को घेरती है और यह पौधे की कोशिका को उसका नियत आकार देती है। और अगर हम जंतु कोशिका की बात करें, ये पशु कोशिका, ठीक है ना, पशु कोशिका, तो कोशिका झिल्ली होती है लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर कोशिका भित्ति हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे चैप्टर अनुमानसिकता। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है, बताइए। इसमें से नॉनसेंस कोडन जो है कौन सा है। तो देखिए जेनेटिक्स में mRNA के 3 न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को कोडन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया नॉनसेंस कोडन। ठीक है, एक आपका सेंस कोडन हो गया और एक होता है नॉनसेंस कोडन। तो नॉनसेंस कोडन जो है ये प्रोटीन संश्लेषण के समापन का संकेत देता है। और मानक अनुवांशिकी कोड में 3 प्रमुख स्टॉप यानी कि नॉनसेंस कोडन स्वीकार किए जाते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण के समापन का सिग्नल देते हैं। एक आपका हो गया UAA, एक हो गया UAG और एक हो गया UGA। तो कौन सा नॉनसेंस कोडन है इसमें से, तो इस प्रकार से देखें तो UAA मैंने आपको बताया है, और एक आप याद रखिएगा UAG, ठीक है, और एक UGA। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर दिया गया है बट ये दोनों भी आप याद रखिएगा, ये नॉनसेंस कोडन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। मेंडल को जो है आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है और इनका सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है, लैंगिक जनन पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे प्रकृति के योग्य बनाता है, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा DNA और RNA दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का एक लक्षण है जो उन्हें स्व प्रतिकृति योग्य बनाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि DNA की खोज किसने किया था। DNA की खोज किसने किया था, तो DNA की खोज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपको याद होगा कि जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और MHF विल्किंसन, ठीक है, विल्किंस कहिए, तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने DNA की खोज किया था। ठीक है, और विल्किंस के एक्सरे विश्लेषण के आधार पर वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में DNA के कुंडलीकार विन्यास यानी कि डबल हेलिक्स संरचना प्रस्तुत किया गया था। और वास्तव में DNA की पहचान सर्वप्रथम जो है 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्सर ने किया था। इसीलिए यहाँ पर फ्रेडरिक मिस्सर ही आप याद रखिएगा, ऑप्शन में फ्रेडरिक मिस्सर का नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए BPSC ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई माना हुआ है। वाटसन और क्रिक जो है इन्होंने डबल हेलिक्स की संरचना प्रस्तुत किया था, बट DNA की खोज जो है फ्रेडरिक मिस्सर ने किया था। ठीक है ना, उसके बाद देखिए DNA में डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो अभी मैंने आपको बताया वाटसन और क्रिक के द्वारा, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो यह DNA है। ठीक है ना, DNA, हालांकि आपको याद होगा कि आनुवंशिकता की इकाई जीन होती है, DNA यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया, तो ये आर्थर कोनबर्ग ने।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अब आ गया जैव उर्वरक, ठीक है ना। चलिए प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न है कि कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक की बात हो रहा है, कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म अपशिष्टों और जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है। जैविक उर्वरक का, तो जैविक उर्वरक का इसमें से जो है माइकोरिजल फंगी है और ब्लू ग्रीन शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ये दोनों हो जाएगा। और बैसिलस थीरुनजिनिस जो है ये आपका एक जीवाणु है जिसका प्रयोग बीटी कपास में किया जाता है, बट यहाँ पर जैविक उर्वरक पूछा है तो एक और दो हो जाएगा। चलिए कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है, तो कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है अर्थनीति की, ठीक है ना, अर्थनीति की। इसका उपयोग करके जो है कम भूमि पर अधिक फसलों और पौधों का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आ गया मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। पहला चैप्टर इसमें कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र। चलिए प्रश्न पढ़िएगा कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं वे क्या हैं। तो इनको कहा जाता है कार्टिलेज और हिंदी में इनको उपास्थि बोलते हैं, ठीक है ना, उपास्थि इनको बोला जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। यहाँ पर गलत कौन सा दिया गया है, तो मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये जो है आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियाँ जो है एक व्यक्ति के चलने, बोलने, खाने इत्यादि काम में सहायक होती है। ये दिल की धड़कन, श्वास, पाचन में भी सहायता करती है, तापमान विनियमन और दृष्टि सहित कई अन्य कार्य में पेशीय प्रणाली पर जो है निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, तो ये प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, ठीक है ना, याद रखिएगा एक्टिन पतला तंतु और मायोसिन मोटा तंतु, ये मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली ही पूछा गया है। उसके बाद देखिए मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है। उपकला कोशिका जिनको कि एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है, यह एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों को बाह्य पृष्ठ से आच्छादित किए होती है। उपकला ऊतक शरीर के विभिन्न अंग जैसे कि जीभ, वृक्कनली, लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आँख एवं कान में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों से संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये होता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड, ध्यान रखिएगा पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। और ये आपके जो है ऊर्जा आपूर्ति संधारित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में जो है परिवर्तित कर पूरी होती है। हमारे शरीर में जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड भोजन में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। जब शरीर को पर्याप्त ऊर्जा भोजन नहीं प्राप्त होती है तब ये शरीर की ऊर्जा आपूर्ति संधारित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर पूरी होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है 50%, ठीक है ना, 50%, ध्यान रखिएगा 50%, ठीक है। 206 हड्डी होती हैं जबकि हमारी ऊपरी और निचली पाद, ठीक है ना, हाथ पैरों और अगर हम और भी जोड़ दें तो 126 हड्डियाँ हैं इसमें, जो कि लगभग 60% है। तो यहाँ पर 50% के साथ हम चलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कशेरुकरज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं। तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ, जबकि कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए मनुष्य के जो है जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 दांत होते हैं 2 बार, ठीक है ना, और 12 दांत जो बचे वो केवल एक ही बार विकसित होते हैं। चलिए उसके बाद देखिए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में बताइए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या जो है 29 होती है। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है और शेष 14 हड्डी चेहरे की, 6 मध्य कान की और एक हाइड नामक अस्थि होती है,
ठीक है ना। तो इसीलिए इनमें से जो है आंसर नहीं दिया गया है कोई भी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, तो 20 वर्ष में लगभग जो है 20 वर्ष यानी कि युवा अवस्था हो गया, उसमें 206 हड्डी होती है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, अवशेषी अंग नहीं है, बताइए अवशेषी अंग नहीं है। देखिए जीवधारियों में जो है आकारिकीय और शारीरिक अध्ययनों से हमें अवशेषी अंगों के बारे में जो है ज्ञान प्राप्त होता है, और यह एक ऐसे अंग होते हैं जो क्रियाविहीन प्रतीत होते हैं, पर इस पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए बात करें तो मनुष्यों की बृहत आंत में उपस्थित कृमि रूपी परिशेषिका यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, उसके बाद आँख की निमेषक झिल्ली, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशी जो आपका कृंतक है, ये भी अवशेषी अंग नहीं है। तो यहाँ पर कृंतक अवशेषी अंग नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कृंतक, ऑप्शन नंबर सी, बाकी ये सब जो है आपके अवशेषी अंग हैं। उसके बाद देखिए काली स्तन दिया गया मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो फ्रेंड्स ये कंडरा जोड़ता है, इसको टेंडन बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, और लिगामेंट क्या करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। उसके बाद देखिएगा कि कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ खाली स्तन दिया गया में भी पाया जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये नितंब, ठीक है ना, कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब यानी कि कूल्हे में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से खाली स्तन दिया गया हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, तो त्वचा, ठीक है ना, त्वचा करता है तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एस्टेपेडियस है एक, तो फ्रेंड्स एक मांसपेशी है, मानव शरीर की ये सबसे छोटी मांसपेशी है जो कान में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मांसपेशी हो जाएगा। अब आ गया पाचन तंत्र। देखिए पहला प्रश्न है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो फ्रेंड्स ये आपका कार्बोहाइड्रेट का करता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का करता है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन आपको पता है इसका उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में, अभी मैंने ग्लाइकोजन के बारे में आपको बताया है। उसके बाद देखिए आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, आंत ज्वर रोग जो है ये मानव शरीर के आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर होता है, यकृत होता है अल्फा टॉक्सिन के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है, लाइपेज का, तो इसका स्रोत अग्नाशय है, ठीक है ना, लाइपेज का जो है अग्नाशय है, ठीक है। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से लार ग्रंथि, अग्नाशय तथा अमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है, तो यहाँ पर देखिए अग्नाशय। उसके बाद देखिए वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह कौन सा है, तो फ्रेंड्स वो आपका एमाइलेज है, ठीक है ना। एमाइलेज है, यह एक प्रकार का एंजाइम है या विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायता करता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, तो आपको भी पता है ये HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl, कभी कभी ऑप्शन में इस तरह से HCl ही दे देगा। उसके बाद देखिए कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र, तो फ्रेंड्स ये पीछे का भाग है, अग्रभाग मीठा, पिछले भाग कड़वा, पार्श्व किनारा खट्टा, अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वाद का अनुभव कराते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सी ग्रंथि दोनों है, अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी के रूप में कार्य करती है, तो ये अग्नाशय है, ठीक है ना, अग्नाशय है, ध्यान रखिएगा अग्नाशय हो जाएगा। उसके बाद देखिए आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है, तो ये छोटी आंत्र है, ठीक है, छोटी आंत्र हो जाएगा यहाँ पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें से लैक्रिमल ग्लैंड नहीं है, ठीक है ना, अश्रु ग्रंथि इसको हिंदी में बोला जाता है, ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से जीभ के स्वाद नहीं है, बताइए।
जीभ का स्वाद नहीं है इसमें से। तो आप देखिएगा, एक तो यहाँ पर मसालेदार हो गया, ऐसा कोई स्वाद नहीं है, और एक आपका हो गया तीखा। बाकी देखिए मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, उमामी है, खट्टा है। ठीक है ना, ये आपका स्वाद के जो हैं आपके आपके स्वाद होते हैं, ये भाग हैं, प्रकार हैं, बट ये तीखा और मसालेदार नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला चैप्टर आ गया विटामिन एवं पोषण। अब यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। तो मुख्यतः इसमें से चावल ही है, मुख्यतः वर्ड लगा हुआ है इसीलिए, ठीक है ना, चावल हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, लगभग 70%। उसके बाद देखिए पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। नियासिन अथवा निकोटिनिक अम्ल इसको बोला जाता है, ठीक है। पेलाग्रा रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति जैसे कि डिमेंशिया होने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा ये विटामिन के है, ठीक है ना, विटामिन के। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका विटामिन के है, ठीक है ना, विटामिन के। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो ये लीवर में, यकृत में विटामिन ए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर टोकोफेरॉल दिया गया है, टोकोफेरॉल, और सामने दिया गया है बेरी बेरी, ठीक है, जो कि आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। टोकोफेरॉल बोला जाता है विटामिन ई को, ठीक है ना, और बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से या B1 की कमी से, इसीलिए ये सही नहीं दिया गया है। बाकी ये सब देखिए रेटिनॉल विटामिन ए है, रतौंधी या जीरोफिलैथेलमिया होता है, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 रक्त अल्पता, अर्गो कैल्सिफेरॉल रिकेट्स, ये आपका सही दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं। अब देखिए अर्गो कैल्सिफेरॉल और एक कोली कैल्सिफेरॉल है, ठीक है। अर्गो कैल्सिफेरॉल विटामिन D2 को बोला जाता है, और कोली कैल्सिफेरॉल यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक आपका है अर्गो और एक है आपका कोली, और बाकी यहाँ पर देखिए कैल्सिफेरॉल लिखा ही गया है, कोली कैल्सिफेरॉल लिखेगा, ठीक है ना। तो ये विटामिन D3 को बोला जाता है, ठीक है, और अर्गो बोला जाता है विटामिन D2 को। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से जो है किस युग में सही सुमेल नहीं है, बताइए। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो सही सुमेल पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश एवं कॉड लिवर ऑयल जो है विटामिन डी से समृद्ध स्रोत होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है। उसके बाद गेहूँ जो अंकुर तेल है, व्हीट जर्म ऑयल, ये आपका विटामिन ए सही, विटामिन ई सही दिया गया है। उसके बाद अल्फ़ा अल्फ़ा विटामिन के, ये भी आपका ठीक ही है। विटामिन B1, अब आप कहेंगे विटामिन सी, देखिए विटामिन B1 भी इसमें बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है संतरा में, ऐसा नहीं केवल विटामिन सी ही पाया जाता है। तो सुमेलित नहीं है, क्योंकि सारे सुमेलित हैं, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। तो अभी मैंने बताया था विटामिन B12 को। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन जो है एक तरह का प्रोटीन भी है, ठीक है। चलिए अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थ या अमीनो अम्लों के संयोजन द्वारा होता है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न आ गया हमारा कि जैविक झिल्ली यानी कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है। तो ये लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजनों जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या है। तो ये एंजाइम है, एंजाइम, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होता है, अगला प्रश्न पूछा गया। तो विटामिन सी रासायनिक नाम इसका क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, स्कर्वी नामक रोग इससे होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आ गया हमारा कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो ये भी विटामिन सी ही है।
चलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम अभी मैंने आपको बताया था, स्कॉर्बिक एसिड है। दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध, तो दूध में जो है आपको याद होगा, दूध को संपूर्ण आहार जो है क्या है, माना जाता है कि नहीं, आप लोग बताइएगा, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, माना जाता है, लेकिन इसमें जो है विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, इसीलिए जो है यह विटामिन सी का घटिया स्रोत, पुअर सोर्स होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है ना? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होती है, आप भी जानते हैं, तो आयोडीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। सबसे अच्छा स्रोत इसमें गाजर है, ठीक है ना, गाजर है, हरी सब्जियां भी है, मछली का जो तेल है, ये सब होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विटामिन ए उपलब्ध होता है। देखिए फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बताइए। तो पानी में घुलनशील विटामिन जो होता है ना, ये कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी है और विटामिन सी है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये सब वसा में घुलनशील दिए गए हैं। के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब पानी में घुलनशील है, मतलब वसा में घुलनशील है, और पानी में घुलनशील दो ही हैं। पानी में घुलनशील कौन सा है? बी और सी है। तो ऑप्शन में ना ही बी है ना ही सी है, इसीलिए कोई नहीं होगा। और ये जो चार नाम आप दिख रहे हैं, ए, के, ई, डी, ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। चलिए खमीर का उपयोग जो है किसके उत्पादन में किया जाता है? तो शराब में, ठीक है, खमीर ईस्ट बोला जाता है इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला चैप्टर आ गया श्वसन तंत्र। देखिए निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? बताइए। तो ऑक्सीजन को बढ़ाती है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है। पृथ्वी पर कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन को बढ़ाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, बताइए। तो ये हो जाता है आपका गुंबद आकार का, ठीक है ना। कैसा हो जाता है? गुंबद आकार का निश्वसन, और एक अंतः श्वसन है इंस्पिरेशन, और निश्वसन को बोला जाता है एक्सपायरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर यह आपका हो जाता है गुंबद का आकार का, ठीक है। निश्वसन के समय जो है डायफ्राम ऊपर की ओर खींच करके गुंबद आकार की हो जाती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम हो जाता है, बताइए। तो ये चपटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब, है ना, कोई डॉक्टर मृत्यु की घोषणा कर देता है कब? ये प्रश्न है, आपसे पूछा गया। तो उपरिक्त सभी तीनों एक साथ मौजूद हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर और फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये 3 पद में होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है एक, ठीक है। एक आपका क्रेब्स चक्र में अल्फा कीटोग्लूटेरिन एसिड का निर्माण के समय होता है, और तीसरा क्रेब्स चक्र में जो है स्यूसिनिक अम्ल के निर्माण के समय में होता है। तो केवल आप 3 ही याद रख लीजिएगा। चलिए परिसंचरण तंत्र आ गया। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है? तो ये लिम्फोसाइट है, ध्यान रखिएगा, लिम्फोसाइट है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, क्योंकि यह सर्वाधिक मात्रा में एंटीबॉडी प्रोटीन स्रावित करने वाली WBC है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है, ल्यूकेमिया, ठीक है, जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त की कणिकाओं का बनाना शुरू करता है। ये रक्त कणिका कौन है? तो WBC ही होंगे ना, है ना। कौन सा हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिका, WBC। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम के प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? P32 का भी, यानी कि फास्फोरस 32 का भी और कोबाल्ट 60 का भी उपयोग किया जाता है। तो P32 भी है, कोबाल्ट 60 भी है, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है तो 5 से 6 लीटर, है ना। तो यहाँ पर आपका मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7 से 8% होती है, तो 5 से 6 लीटर ही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है ना, आरबीसी में आपको पता है ना पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है। वापस प्रवाह तो ये हृदय के वाल्व जो होते हैं ना ये रोकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये हृदय के वाल्व हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा कि ट्रांसफ्यूज़न में, आधान में, ठीक है ना, रक्त न केवल रक्त के प्रकार के बल्कि खाली स्थान दिया गया है में भी संगत होना चाहिए। तो एक तो आपका रक्त का प्रकार भी होना चाहिए, मतलब से ब्लड ग्रुप भी मिलना चाहिए, ठीक है ना, और आपका एक आरएच फैक्टर होता है ना, आरएच फैक्टर, वो भी संगत होना आवश्यक होता है। तो आरएच फैक्टर दिया गया। आरएच फैक्टर की जो है, आरएच फैक्टर, आरक कारक हिंदी में बोलेंगे, आरएच कारक, इसकी खोज लैंडस्टीनर और विनर ने जो है किया था, ठीक है। और ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने किया था, ये आप जानते भी होंगे। देखिए इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो एस्पिगो मैनोमीटर है, ब्लड प्रेशर मापता है। उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया लिम्फोसाइट का निर्माण, तो मनुष्य के शरीर में प्लीहा, जिसको कि स्प्लीन बोला जाता है, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा, इन सब में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अस्थि मज्जा भी है, यहाँ पर देखिए प्लीहा भी दिया गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से देखिए कौन रक्त के संचलन में मदद करता है, बताइए। रक्त के संचलन में तो ये एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट जिसे लाल रक्त कणिका कहा जाता है। कभी कभी यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर आरबीसी दे देता तो भी होता, या फिर एरिथ्रोसाइट दे दिया ये भी हो जाएगा। तो दोनों नाम है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है, फेफड़ों में ऑक्सीजन को शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक वापस ले जाना, ठीक है। ये जो है रक्त के संचालन में सहायक होता है। देखिए किसी व्यक्ति के रक्त समूह का जो यहाँ पर दिया गया है निर्धारण होता है, तो कैसे होता है बताइए। देखिए मेंडल के अगर हम नियम के अनुसार बात करें तो किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण माता पिता से प्राप्त जीन के आधार पर ही निर्धारित होता है। इनकी वंशागति 2 के बजाय 3 तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स अथवा एलिल्स एक है, ठीक है ना, एलिल्स पर निर्भर करती है। एक तो जीन्स है अथवा एलिल्स भी आप याद रखिएगा, एलिल्स, ठीक है। अंग्रेजी में इसको इस तरह से एलिल्स लिखेंगे, ALLELES, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है, तो सार्वभौमिक स्वीकार जो है AB है, और डोनर जो है कौन सा है, O है। चलिए सर्वदाता, यहाँ पर वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो अभी मैंने बताया O। हीमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो इसमें लोहा होती है मायोग्लोबिन में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है ना ये आरबीसी में पाया जाता है। देखिए मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस बोला जाता है ना, डायलिसिस। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है, तो रक्त का तरल भाग है प्लाज्मा, ठीक है ना, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है, तो ये दात्र कोशिका अरक्तता में, ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, लैक्टियल्स, तो ये आपका किससे होगा लैक्टियल्स, तो लैक्टियल्स छोटी आंत की विलाई में उपस्थित लसिका वाहिकाएं हैं। जो लैक्टियल्स रक्त कोशिकाओं के समान होते हैं, लेकिन रक्त कोशिकाओं की तुलना में इनका व्यास बड़ा होता है। इनका मुख्य कार्य छोटी आंत में आने वाली पशु के भोजन में उपस्थित वसा का अवशोषण करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शरीर की
प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये लिम्फोसाइट है, अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। उसके बाद देखिएगा कि टैकीकार्डिया में हृदय की गति हो जाती है, तो टैकीकार्डिया में हृदय की गति तेज हो जाती है, ठीक है ना, तेज हो जाती है टैकीकार्डिया में, तो यहाँ पर आपका तेज हो जाएगा। उसके बाद चलिए उत्सर्जन तंत्र आ गया। वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त का प्रवाह होता है तो 1200 सीसी, ठीक है, 1200 सीसी। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त की शुद्धि करता है, लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है ये, और वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है, जो हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के लगभग 1/5वें भाग के बराबर होता है। उसके बाद देखिए मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? तो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा, ये जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एड्रिनल हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? तो ये आपके हैं किसके? मल त्याग के, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तंत्रिका तंत्र आ गया। उसके बाद देखिए ये प्रश्न है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ईईजी इसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, और एक आपका ईसीजी है, ठीक है ना, और ये आपका डबल ईजी है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये किसकी निगरानी के लिए उपयोगी होता है? तो ये होता है आपका मस्तिष्क के लिए, और ईसीजी हृदय के लिए होता है ना। चलिए शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस, भूख प्यास ताप प्रेम घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस। उसके बाद देखिए शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, देखिए फिर से ये प्रश्न पूछा गया है और फिर से यहाँ पर देखिए हाइपोथैलेमस दिया भी गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का, तो फ्रेंड्स ये आपका स्पाइनल कॉर्ड में है ना, कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड आप याद रखिएगा अंग्रेजी में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? बताइए। तो देखिए कान के अंदर उपस्थित जो मैक्युला है, मैक्युला, ठीक है, और क्रिस्टा, ये एम्पुलारिस शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं, क्रिस्टा एम्पुलारिस, ठीक है, एक मैक्युला हो गया और क्रिस्टा एम्पुलारिस ये कान के अंदर है, ये भी शरीर के संतुलन बनाए रखते हैं। इसके अलावा सेरिबेलम, जिसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है, पश मस्तिष्क का हिस्सा होता है, यह भी शरीर का जो है संतुलन मुद्रा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, तो इसीलिए 1 से अधिक यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो ये केंद्रीय तंत्रिका से, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? तो पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड को, ध्यान रखिएगा। मानव मस्तिष्क में स्थित अत्यंत छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड, मानव शरीर का जो है इसको थर्ड आई, तीसरी आंख कहा जाता है, और यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। चलिए अब अंतःस्रावी तुरंत आ गया। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है इसमें से? तो आप देख सकते हैं इंसुलिन है। उसके बाद देखिएगा, और इंसुलिन है, इंसुलिन के बारे में आपको पता ही है कि अग्नाशय से ये स्रावित होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए मानव तंत्र में जो है यहाँ पर देखिए इंसुलिन किसका जो है मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? बताइए। तो ये जो है आपके शरीर में ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपापचय को नियंत्रित करता है, ठीक है, और इसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो वसा और प्रोटीन भी है यहाँ पर, तो 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो अभी मैंने बताया था कि इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? अग्नाशय द्वारा, तो ये इंसुलिन है, लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा सेल से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो फ्रेंड्स ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, किस हार्मोन में, तो ये आपका थायरॉक्सिन है। उसके बाद देखिए थायरॉक्सिन में होती है, ठीक है। चलिए थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से। एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ है ना। चलिए तो ये कौन सा जो है आपका हो जाएगा, अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका TSH है ना। उसके बाद देखिएगा कि पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, तो फ्रेंड्स ये मस्तिष्क में, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये प्रणाली का स्वपोषी क्रिया है। उसके बाद देखिए महिला सेक्स हार्मोन है इसमें से, तो एस्ट्रोजन है, ठीक है ना, एस्ट्रोजन, ध्यान रखिएगा एस्ट्रोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आ गया कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पराध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण मिलता है बीज में, है ना। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ये आपका होता है जीन के सम्मिश्रण यानी कि ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के सफलिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, तीनों से ही लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण होता है। चलिए उसके बाद देखिए निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। कहाँ पर? अंडवाहिनी में होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट यहाँ पर पूछा गया है, तो क्या होगा? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण के अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है, तो ये एस्ट्रोमा होता है, ठीक है ना, एस्ट्रोमा। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो आपका डार्क रिएक्शन है उसको ब्लैकमैन अभिक्रिया, ठीक है ना, ब्लैकमैन रिएक्शन कहा जाता है। इस क्रिया में क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा में यह क्रिया जो होती है ना, यह क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा में संपन्न होती है, तो यहाँ पर एस्ट्रोमा हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, तो क्या अवशोषित करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से देखिए कौन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो ये CO2 है। उसके बाद देखिए सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है कि श्वास क्रिया के लिए, देखिए ये प्रश्न BPSC TRE 3 में पूछा गया है, श्वास क्रिया के लिए जो है, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है, ये आपका करेक्ट दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो है ऑक्सिन प्ररोह की नोक पर संश्लेषित होते हैं, तो और कोशिकाओं को दीर्घ समय तक बढ़ने में मदद करते हैं। जब प्रकाश पौधे की एक तरफ से आता है तो ऑक्सिन प्ररोह की छायादार भाग की तरफ विसारित होता है, ठीक ना। ऑक्सिन की यही सांद्रता दीर्घ समय तक जो है वृद्धि करने के लिए कोशिकाओं के प्ररोह के उस हिस्से की तरफ प्रेरित करती है जो प्रकाश से दूर होता है, इसलिए प्रकाश की तरफ पौधा झुका हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उससे कहा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है ऑस्मोसिस और हिंदी में इसको बोला जाता है परासरण। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो अब इसलिए प्रकाश संश्लेषण होगा दिन में, प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए। हाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होने वाली क्रिया है जिसमें वे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश में ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह प्रक्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसीलिए यहाँ पर दिन और रात दोनों, दिन अथवा रात्रि में दिया गया आंसर। देखिए पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो फोटोसिंथेसिस है। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है?
बताइए पत्ती की कोशिकाओं में। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के सभी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिका में होती है, अर्थात पौधे के समस्त हरित भाग में होती है। और यह प्रक्रिया विशेषतः पत्तियों के मेसोफिलिक उत्तक में होती है। किस उत्तक में? मेसोफिल उत्तक में, मेसोफिल उत्तक में। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, है ना। चलिए, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के खाली स्थान दिया गया है, तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो फ्रेंड्स ये लाल और नीले, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लाल और नीले। तो यहाँ पर लाल और नीले हो जाएगा। हरे प्रकाश का अवशोषण जो है बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अपघटन कहलाती है। ठीक है ना, अपघटन इसको बोलते हैं। ठीक है, अपघटन इसको बोला जाता है। उसके बाद देखिए पादप पोषण चैप्टर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें से आपका जो है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना, उसके बाद फ्लोरोजिन्स, एथिलीन, ये सब पादप हार्मोन है। तो एक से अधिक हो जाएगा। चलिए, निम्न में से देखिएगा कि किस पौधे में खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो ये अदरक ने किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ऊपर किससे जाएगा? पानी ऊपर जाता है जाइलम से। ठीक है, और भोज्य पदार्थ फ्लोएम से। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आपका पुष्प हो जाएगा। ठीक है, मटर पौधा क्या है एक? तो मटर पौधा एक शाक है। उसके बाद देखिए फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, पाया जाता है फलियों में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो जाइलम जल परिवहन के लिए, है ना, तो पानी और घुले हुए खनिजों के परिवहन के लिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसमें परिवर्तन के कारण रंग खुलते हैं या बंद होते हैं? तो ये कोशिकाओं में पानी की मात्रा, इसी के कारण। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा मेल सही नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे कि आधार के पास के शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, ये वाला आपका सही नहीं दिया गया है। ठीक है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना वाली संरचना पेड़ की नहीं, ये झाड़ी की होती है। तो यहाँ पर पेड़ दिया गया जो कि गलत है और सही नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए बाकी ये सब दिया गया है, सही है। उसके बाद देखिएगा कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा खाली स्थान दिया गया में मदद करता है। तो ये श्वसन में भी मदद करता है ना, श्वसन में भी ये मदद करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्प उत्सर्जन है इसका कारण। ठीक है ना, वाष्प उत्सर्जन है। चलिए तो ये वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आम में हम जो भाग खाते हैं वो क्या है? तो हम लोग आम में जो है ना मध्य फल भित्ति, इसको हम लोग मीजोकार्प बोलते हैं। ठीक है ना, मध्य फल भित्ति खाते हैं। ठीक है, लीची का खाद्य भाग कौन सा है? तो लीची का एरिल है, ध्यान रख लीजिए। चलिए अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं, क्योंकि ये प्रश्न 2-3 बार बीपीएससी ने पूछा हुआ है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड है जो है, यहाँ पर आप देखेंगे होते हैं, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, यानी कि नोड और इंटरनोड, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, नोड और इंटरनोड होते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि देखिए ये आपका फिर से प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर कि जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाए? सूखे होते हैं। जल परागित पुष्पों के परागकण सूखे होते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक दाब। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा कि संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखिए संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को जो है ना, हिंदी में इसको कंजनशील अनुक्रिया बोला जाता है, और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिस्मोनेस्टी। सिस्मोनेस्टी, ये न है, सिस्मोनेस्टी, ठीक है, सिस्मोनेस्टी बोला जाता है। कोमोनेस्टी नहीं है, ऑर्थोनेस्टी नहीं है, हाइड्रोपोडिज्म भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका सिस्मोनेस्टी बोला जाता है इसको, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? तो मैंने बताया था साइटोकाइनिन है, कोशिका विभाजन में ये मदद करता है। चलिए अब आ गया नेक्स्ट चैप्टर, पादप जनन। माँ पौधे की भांति पौधे मिलता है, तो ये तना काट से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बीजों से भी माँ पौधे की भांति ही मिलता है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो बीज से जो है ना उत्पन्न पौधे में थोड़ा सा विभिन्नता पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर सटीक आंसर तना काट से हो जाएगा। देखिए तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए तना काट, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल, ट्रू फ्रूट नहीं है, सच्चा फल? तो सच्चा फल इसमें से सेब नहीं है, ठीक है ना। सेब, काजू, नाशपाती, अनानास, स्ट्रॉबेरी, ये सब फॉल्स फ्रूट के उदाहरण हैं, ठीक है। जब फल के निर्माण में ओवरी यानी कि अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल बोलते हैं, उसको सच्चा फल नहीं बोला जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर। फूल का देखिए क्या जो है फल बनाता है, ये पूछा गया है। तो फूल का अंडाशय फल बनाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि परागकण की सुपरिभाषा है, परागकण की बताइए। तो देखिए परागन वैज्ञानिक अर्थ में वर्तिकाग्र अंडाशय अथवा बीजांड यानी कि वर्तिकाग्र पर परागकण के पहुंचने की वह क्रिया है जिससे कि गर्भाधान के पश्चात फल और बीज बनते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। चलिए उसके बाद देखिए आर्थिक महत्व। देखिए पादप कली है, पादप कली, तो पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है, ठीक है ना। एक क्या है? भ्रूणीय टहनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग पुष्प कली से, फूल की कली से, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए फिर से देखिए पूछा गया लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से होती है प्राप्त? तो ये शुष्क पुष्पकली, मैंने पुष्पकली बताया था, तो यहाँ पर देखिए शुष्क शब्द लग गया है। देखिए हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है बताइए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी पौधे के भूमिगत तने अर्थात प्रकंद से मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो तना है नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कुरकुमा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो फ्रेंड्स ये हल्दी का है। उसके बाद देखिएगा कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो इसको अनावृत बीजी बोला जाता है, ठीक है ना। ये अनावृत बीजी हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म है। उसके बाद देखिएगा इनुलिन प्राप्त होता है। इनुलिन तो ये डहेलियों की जड़ से, इनुलिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डहेलियाँ, प्याज, लहसुन, केला, शतावरी इन सब से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डहेलियों के बीच से। उसके बाद देखिएगा कि मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है जो एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये छाल से, तने की छाल से प्राप्त होती है, ठीक है ना। सिनकोना नामक पौधे की छाल से ये प्राप्त होती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो एस्पिरिन जो है एक पेड़ से मिल जाएगा, ठीक है ना। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक जिसको कि हम लोग दर्द निवारक बोलते हैं, ये दर्द निवारक में काम आते हैं, ठीक है। और इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से, विलो एक वृक्ष है, इसी की छाल से, विलो वृक्ष की छाल से जो है इन्हें प्राप्त किया जाता है। एस्पिरिन है, तो अभी मैंने बताया था एंटीपायरेटिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? इसमें से एंटीबायोटिक कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे ऑक्सीटॉक्सिन, ये एक तरह का स्तनधारियों में पाए जाने वाला हार्मोन है ये,
ठीक है, बाकी ये एंटीबायोटिक हो जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? बताइए, एंटीबायोटिक औषधि प्रतिजैविक। अब यहाँ पर देखिए, एक तो आपका हो गया क्लोरैम्फेनिकॉल, ठीक है, और एक आपका हो गया सल्फा गुआनिडीन। ये दोनों हो जाएंगे, तो इसीलिए एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक हैं। फिर से देखिए, एक तो यहाँ पर आपको पेनिसिलिन तो पता है ना कि एंटीबायोटिक है, ठीक है। उसके बाद एक तो आपका सल्फाडायजिन हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक से अधिक राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिए, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, देखिए कितना बार पूछा गया है। पेनिसिलिन यहाँ पर है। उसके बाद सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा सिकोआ, ठीक है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपका राना टिग्रिना, ठीक है, राना टिग्रिना। ये आपका मेढक का वैज्ञानिक नाम है, क्लियर। और आपको पता है ना कि द्विपद नामकरण की पद्धति के अंतर्गत किसी प्रजाति का नाम दो भागों से मिलकर के बना हुआ है। पहला भाग वंश का नाम है और दूसरा उसकी जाति का नाम है, तो राना टिग्रिना, ठीक है। उसके बाद देखिए, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो अधिकतम सोयाबीन में हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा यहाँ पर पूछा गया है कि पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेफेलसिया है। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा, मिलान करना है और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताने हैं। चलिए, मिलान करना है और आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। तो चलिए एक एक करके मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिनेन पूछा गया है, तो लिनेन सन का पौधा, ठीक है। उसके बाद जटा यानी कि कॉयर, तो ये आपका नारियल का पौधा हो जाएगा, ठीक है। मोहायर, मोहायर हो जाएगा अंगोरा बकरी, यहाँ पर देखिए दिया गया है। और डाउन हो जाएगा आपका बतख और गीज के पंख, तो इसको मिला लीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जा रहा है इसका। चलिए, रोग और उपचार, आइए, विषाणु जनित रोग है ये पहला चैप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत यानी कि इंटरेक्शन को दर्शाता है? तो ये परिजीविता को, ठीक है ना, परिजीविता। उसके बाद देखिएगा कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स होता है आपके वायरस के कारण, विषाणु के कारण। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स है, ठीक है ना। इशारा टेस्ट किससे संबंधित है? किस बीमारी से इशारा टेस्ट? तो ये रंग अंधता से, वर्ण अंधता से संबंधित है। उसके बाद देखिए, निमोनिया एक संक्रामक क्या है? तो निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रामक रोग है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन सा है? तो ये आपकी हाउस फ्लाई है, मक्खी। चलिए उसके बाद देखिए, अब आ गया जीवाणु जनित रोग। प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंथ्रेक्स को। ये देखिए अभी 70वीं BPSC में पूछा गया था। उसके बाद देखिए, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है तो 30 से 180 दिन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, टाइफाइड तथा कोलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो ये जल जनित रोग हैं, जलजन्य रोग के। VCG का टीका जो है, VCG का वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो VCG का टीका जो है TB में दिया जाता है, क्षय रोग में दिया जाता है, ठीक है, क्षय रोग में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह है, तो वह बैक्टीरिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, प्रति 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो फ्रेंड्स, ये TB है, क्षय रोग है। अब देखिए, कवक जनित रोग, बताइए, मृत जीवों के अपघटक हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके कौन सा हो जाएंगे, बताइए। तो ये सूक्ष्मजीव जो मृत पौधे और जानवरों का अपघटन करते हैं वे अपघटक कहलाते हैं, और इसके अंतर्गत जीवाणु और कवक दोनों आते हैं, इसीलिए 100 आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिए, मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनाफिलीज मच्छर का वाहक है। तो ये आपका है एंसेफेलाइटिस एवं फाइलेरियासिस, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मादा एनाफिलीज जो है, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है तो अधः स्तर के साथ एक कोण पर, ठीक है। ये सब डायरेक्टली आप याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है? बताइए, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। मलेरिया रोग का जनक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो कि आपका डाइजेनेटिक जंतु है,
जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, बताइए। तो देखिए मलेरिया जो है संक्रमित एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाली बीमारी है। ठीक है फ्रेंड्स, मनुष्यों को संक्रमित करने वाली प्लाज्मोडियम की 5 प्रजातियों में से प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम विवैकस मलेरिया स्थानिक क्षेत्रों की आबादी के लिए सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न करते हैं, और ये यकृत यानी कि लीवर और प्लीहा दोनों प्रभावित करता है। ठीक है ना, तो इसीलिए 1 से अधिक यहाँ पर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, अभी हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पैरासाइट वाले मच्छर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन दिया गया और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताने हैं। चलिए बताइए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले मैं बता दूँ कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन आपका यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, देखिए कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही दिया गया है, दोनों आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद देखिएगा अगला आगे चैप्टर हमारा हीनताजन और असंक्रामक और अन्य रोग। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या होता है, ये पूछा गया है। तो रक्त अल्पता जिसको एनीमिया बोला जाता है। ठीक है, चलिए ओंकोजिन संबंधित है, तो ये कैंसर से संबंधित है, कर्क रोग से ओंकोजिन। उसके बाद देखिएगा कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसके उपचार भी करता है, तो ये आयनीय विकिरण है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्त्रियों की तुलना में जो है पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए। चलिए मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो ये एलिथ्रीन है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। यहाँ पर तो आप देखेंगे कि मलेरिया क्लोरोक्विनिन ये आपका यहाँ पर सही है। ठीक है ना, यहाँ पर ये सही दिया गया है। BCG का टीका जो है ना ये ट्यूबरकुलोसिस में दिया जाता है, तो ये उल्टा दे दिया गया है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। उसके बाद देखिए ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे है, तो ट्रैकोमा आँख से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पर चुनना है आपको। तो यहाँ पर देखिए मैं बता दूँ कि केवल 3 और 4 आपके यहाँ पर जो है सही दिया गया है। ठीक है, डिप्सनिया सांस की तकलीफ और एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा एनोरेक्सिया जो दिया गया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा भोजन से संबंधित विकार है ये, और इंसोमनिया जो है इंसोमनिया ये निद्रा विकार है, तो ये नींद संबंधी है और इस तरह से ये मूल्यांकन होगा, इसलिए गलत है। यही दोनों आपके सही दिए गए हैं। ठीक है, 3 और 4। अब देखिएगा अनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है, MRI में किसका उपयोग नहीं होता है, बताइए। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI का फुल फॉर्म होता है, और इसमें उपयोग किसका नहीं होता है, ये पूछा गया है, बताइए। तो देखिए एक्स किरण और गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनकारी किरण आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में से ही किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्ट्रासाउंड MRI अल्ट्रासाउंड की बात करें और MRI की बात करें तो दोनों ही तकनीक में किसी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है नहीं किया जाता है। तो एक आपका हो गया कौन, किसको, एक्सरे हो गया ना, एक क्या मैंने अभी बताया है, एक्स किरण और गामा किरण। ठीक है, तो 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए देखिएगा किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था, तो टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, और इन्हीं को जो है क्या कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को जो है प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस, तो ये गैस कौन सी है बताइए फटाफट, तो ये एथिलीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो इनको प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, 1968 में जो है ना इनको आनुवंशिक कूट की व्याख्या तथा प्रोटीन संश्लेषण में इनके कार्य के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए खालिस्तान दिया गया है कि अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं।
तो ये आपका जैव प्रौद्योगिकी से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जीन मानचित्रण कहलाती है, ठीक है, जीन मानचित्रण। और इसका उपयोग जीन क्रम निर्धारण करने, जीन के बीच की दूरी की गणना करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो इसका फुल फॉर्म है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला हमारा आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिज सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की इंटरेक्शन को दर्शाता है। ये शायद हमने अभी किया भी था, परिजीवता को। चलिए, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज किसने लिखी है। तो ये पुस्तक चार्ल्स डार्विन की है, ठीक है ना। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में, और डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड का नाम याद रखिएगा। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये पराध्वनि तरंग का। उसके बाद देखिए, उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले, यहाँ पर जो वायरस दिया गया कोरोना वायरस रोग से रक्त चढ़ाया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं को कैसे उत्तेजित करते हैं। तो ये आपका जीवित जीन यहाँ पर दिया गया है, SARS, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, वायरस को जो है किसी विभिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रख करके। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा। चलिए सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान, तो यहाँ पर मैंने बताया 36.9, 37 भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। तो किसका जैविक नियंत्रण, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये मछली है गैम्बूसिया, इसी का प्रयोग, ठीक है। अंगोरा ऊन किससे जो है निकाला जाता है। तो खरगोश से, ठीक है। अंगोरा जो है ध्यान रखिएगा खरगोश से प्राप्त की जाती है। उसके बाद देखिएगा कि एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर की दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है। 2 वर्ष के बाद वह कांटी तो उसी जगह पर रहेगी क्या, उसी जगह पर रहेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आर्विड कार्लसन को दिया गया, ठीक है। आर्विड कार्लसन को दिया गया था 2000 में, सन 2000 में। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम, यहाँ पर देखिए आह्वान, ठीक है ना, किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। तो ये HIV एड्स के लिए। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग में होने वाली जो हास्य गैस है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, N2O। उसके बाद देखिए, जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है, तो केवल B कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता हैं। तो हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं। तो 1 साल, यहाँ पर पोलियो ड्रॉप। एल्बर्ट साबिन ने पोलियो ड्रॉप की खोज किया था। वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो इसको एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। उसके बाद देखिए, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो टमाटर ऑक्जेलिक एसिड का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो एक कोषीय यूकेरियोटिक जीव इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो कीटभक्षी जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, ठीक है, और ये कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता को पूरी करते हैं। मांसपेशियों में दर्द उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है।
तो ये इंफ्रारेड है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है। तो ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया है इंफ्रारेड है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या बोला जाता है। तो इनको बोला जाता है लवण मृदविद, ठीक है ना, इसको बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जीवाणु की खोज किसने किया था। तो लीवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज भी इन्हीं ने किया था। पौधों में देखिए प्रतिदीप्तकालिता की खोज करने वाले कौन हैं। तो फ्रेंड्स ये किया था गार्नर और एलार्ट ने। तो ये पूरा मैंने आपको बीपीएससी घटना चक्र 2026 बायोलॉजी कंप्लीट